हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करेंगे अपने इस वीडियो में अक्टूबर महीने के करंट अफेयर। अब तक हम लोग बात कर चुके हैं जनवरी से लेकर सितंबर तक के करंट अफेयर के वीडियो जितने हमारे थे वो सब कुछ आ चुके हैं। जो उत्तर प्रदेश विशेष के करंट अफेयर थे उन पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर 2024 के उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जितने भी पॉइंट्स और जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उन सभी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए है क्या कि जुलाई के बाद से अगर जो देखा जाए तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये महीने जो है 4-5 महीने औसत हर बार देखा गया है कि लगभग 60% क्वेश्चन जो होते हैं करंट अफेयर के वो इन्हीं महीनों से पूछे जाते हैं। तो इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो अक्टूबर महीने का करंट अफेयर है, इसके पहले आपने देखा सितंबर महीने का, अगस्त महीने का, जुलाई महीने का करंट अफेयर हम लोगों ने बहुत अच्छे से और बहुत विस्तार से चर्चा की है। आज अपने इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर महीने का उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर देखेंगे और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन पे चर्चा करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। हमारा पहला तथ्य क्या है? कृषि से संबंधित अम्ब्रेला योजना। ठीक है, उत्तर प्रदेश की एक योजना है अम्ब्रेला योजना। तो कृषि उन्नति योजना 2024-25 नामक इस अम्ब्रेला योजना को उत्तर प्रदेश सरकार में वर्तमान में संचालित 12 प्रमुख योजनाओं को शामिल किया गया है। एक योजना स्टार्ट की गई है कृषि उन्नति। ठीक है, कृषि उन्नति योजना 2024-25 नाम से एक अम्ब्रेला योजना स्टार्ट की गई है, जिसमें अगर बात की जाए तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में संचालित 12 प्रमुख कृषि से संबंधित जो योजनाएं हैं उनको एकीकृत किया गया है और उनको इस योजना के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। तो याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछे कृषि उन्नति योजना 2024-25 के अंतर्गत कितनी योजनाओं को एकीकृत किया गया है, तो 12 योजनाओं को एकीकृत किया गया है। आगे देखें, 844.30 करोड़ रुपए की इन योजनाओं को केंद्र का अंश कितना होगा? 60% इसमें केंद्र का अंश होगा। तो याद रखना, एक अम्ब्रेला योजना जो है, कौन सी अम्ब्रेला योजना संचालित की जा रही है? एग्जाम में ऐसे पूछे तो अभी आप बताइएगा कृषि उन्नति योजना 2000 कृषि उन्नति योजना संचालित की जा रही है अम्ब्रेला योजना के रूप में। और इस अम्ब्रेला योजना में कितनी प्रमुख योजनाओं को संकलित किया गया है जो कृषि से संबंधित है? तो 12 प्रमुख योजनाएं जो कृषि क्षेत्र से संबंधित है उनको इसमें समाहित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चले। हमारा अगला पॉइंट क्या है? वानिकी नववर्ष का शुभारंभ देख लेते हैं। वानिकी नववर्ष का शुभारंभ कब होता है? तो 1 अक्टूबर 2024 से वानिकी नववर्ष का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में होता है। इस वर्ष 36.51 करोड़ पौधों के रोपण के बाद 1 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वानिकी नववर्ष का शुभारंभ किया गया। ठीक है, वानिकी नववर्ष का शुभारंभ कब किया गया? 1 अक्टूबर 2024 को। और इस वर्ष कितने पौधे रोपे गए हैं? अब तक 36.51 करोड़ पौधे रोपे गए हैं। प्रदेश सरकार के अनुसार वर्ष 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में व्यापक जन सहभागिता से 201 करोड़ वृक्षारोपण कर विश्व के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो अगर बात करें 2017 से लेकर 2024 तक उत्तर प्रदेश में कितने पौधे रोपे जा चुके हैं? तो 210 करोड़। कितना? 210 करोड़ पौधे अब तक उत्तर प्रदेश में रोपे जा चुके हैं। और इसी अवसर पर देखा जाए तो कृषि जो वानिकी नववर्ष है, ठीक है, कौन सा? वानिकी नववर्ष का शुभारंभ कब किया गया? 1 अक्टूबर 2024 को किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखें। उत्तर प्रदेश के ओलंपियन और पैरा ओलंपियन होंगे सम्मानित। ठीक, एकल वर्ग में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने वालों को क्रमशः 6 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए और 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, जो एकल वर्ग है वहां पे अगर जो बात की जाए, अगर जो कोई पर्सन है वो जीतता है स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक, तो उनको कितने रुपए? 2 करोड़ रुपए, क्रमशः 6 करोड़, 4 करोड़ और 2 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। अगर टीम वर्क की बात कर लें, टीम वर्क में स्वर्ण, रजत और ब्रांज मेडल जीतने वाले क्रमशः 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि जो खिलाड़ी हैं, दो हॉकी टीम थी, हॉकी टीम में कांस्य पदक जीता था और हॉकी टीम में दो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं वो सम्मिलित हुए थे। उन दोनों खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे। चलिए आगे देखें, वन्यजीव सप्ताह के बारे में बात कर ले। 2 से 8 अक्टूबर 2024 के मध्य उत्तर प्रदेश में वन्यजीव के संबंध में किए गए प्रयासों के लिए वन्यजीव सप्ताह मनाया गया। याद रखना, 2 से 8 अक्टूबर 2024 के बीच में उत्तर प्रदेश में वन्यजीव सप्ताह मनाया गया। 36.5 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण इस दौरान किया गया। ठीक है, बताया गया कि उत्तर प्रदेश में वन्यजीव के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, तो उसके अंतर्गत देखा जाए तो अब तक 36.5 करोड़ पौधों का रोपण किया जा चुका है। वहीं अगर हम बात करें गोरखपुर में, कहां पे? गोरखपुर में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। देखिए ये गोरखपुर जो है ना, कहीं कहीं आप देखेंगे गोरखपुर वन प्रभाग, यहां पे लिख दो गोरखपुर वन प्रभाग। ठीक,
अब इस चीज को आप कहीं कहीं देखेंगे तो लिखा होगा जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां पे स्थापित किया गया है? महाराजगंज। ठीक, जब आएगा महाराजगंज, जब भी आपसे परीक्षा में पूछे कि जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां पे स्थापित किया गया है, जिला तो महाराजगंज है, लेकिन जो वन प्रभाग है ना, वो वन प्रभाग कौन सा है? गोरखपुर वन प्रभाग में। तो गोरखपुर वन प्रभाग के अंतर्गत जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का जो उद्घाटन है कहां पे किया गया है? महाराजगंज में किया गया, महाराजगंज में स्थापित किया गया है। आगे देख ले, एक पॉइंट है वन्यजीव से संबंधित। उत्तर प्रदेश में 1 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्यजीव विहार, 4 टाइगर रिजर्व और 2 हाथी रिजर्व तथा 1 कंजर्वेशन रिजर्व है। अन्य तथ्य देख ले वन्यजीव से संबंधित। राष्ट्रीय पशु बाघ की संख्या अगर जो देखी जाए तो 173 से बढ़ के कितनी हो गई है? 205 हो गई है। एक अन्य तथ्य देखें तो राष्ट्रीय धरोहर हाथियों की संख्या 265 से बढ़कर कितनी हो गई है उत्तर प्रदेश में? 352 हो गई है। तो ये वन्यजीव से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो तथ्य यहाँ पे दिए हुए हैं, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य यही है कि जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ठीक है, किस वन प्रभाग के अंतर्गत आता है? तो गोरखपुर वन प्रभाग के अंतर्गत इसका जो उद्घाटन किया गया कहां पे? महाराजगंज में किया गया है। चलिए आगे देखें, यूपी एग्रीज परियोजना। तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त 4000 करोड़ रुपए की यूपी एग्रीज परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। 4000 करोड़ रुपए की योजना है जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक के साथ साझेदारी की है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के 8 मंडलों के 28 जिलों में लागू की जाएगी। इसमें 7 जिले बुंदेलखंड के शामिल होंगे, मतलब 8 मंडल के 28 जिले में यूपी एग्रीज परियोजना संचालित की जाएगी, जिसमें बात करें तो 7 जिले बुंदेलखंड के ही सम्मिलित होंगे। ठीक है, आगे देखें, इस परियोजना में 70% राशि ऋण के रूप में विश्व बैंक देगा, जबकि शेष 30% राशि है वो राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा। जो यूपी एग्रीज परियोजना है उसमें जो 70% हिस्सा है वो किसका है? वो वर्ल्ड बैंक का है। ठीक है, और जो 30% हिस्सा है ये किसका है? ये राज्य सरकार वहन करेगी। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। परसेंटेज का रेशियो 70% विश्व बैंक, 30% यूपी सरकार। 2029-30 तक चलने वाली योजनाओं हेतु इस वित्तीय वर्ष के लिए 200 करोड़ रुपए की मंजूरी भी प्रदान की गई है। यानी कि 2029-30 तक यूपी एग्रीज परियोजना संचालित की जाएगी और इस वित्तीय वर्ष के लिए 200 करोड़ रुपए की जो राशि है उसका मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यूपी एग्रीज परियोजनाओं के बारे में हम लोगों ने जान लिया। आगे देखते हैं, यूपीएससीआर के लिए जापान से सहयोग किया जाएगा। ठीक है, यूपीएससीआर में अगर हम बात करें तो यूपीएससीआर में कौन कौन से शामिल है? ठीक है, यहाँ पे लखीमपुर लिख गया तो ये लखीमपुर नहीं होगा। ठीक, यूपीएससीआर में कौन कौन से शामिल है बात कर लें। हरदोई शामिल है, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव, ये 6 जिले हैं जो यूपीएससीआर के अंतर्गत शामिल है। ठीक, यूपीएससीआर में कौन कौन से जिले शामिल हैं? यूपीएससीआर में टोटल 6 जिले शामिल हैं, जिनमें हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव को सम्मिलित किया गया है। यूपीएससीआर के विकास के लिए जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी किससे मदद ली जाएगी? किससे मदद ली जाएगी? जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी से मदद ली जाएगी। वही मैंने आपको कल बताया था कि उत्तर प्रदेश में जो एक जिला एक डेयरी, ठीक है, एक जिला एक डेयरी के लिए किस देश के साथ सहयोग लिया जाएगा या कि कौन सा देश सहयोग करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया सहयोग करेगी उसमें। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया उत्तर प्रदेश की एक जिला एक डेयरी योजना के लिए सहयोग करेगी, जबकि यूपीएससीआर के लिए कौन सहयोग करेगा? जापान सहयोग करेगा। आगे देखें, दिल्ली एनसीआर के तर्ज पर राज्य सरकार लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई तथा बाराबंकी को जोड़कर यूपीएससीआर बनाने जा रही है। और यूपीएससीआर का जो अध्यक्ष होगा, ठीक है, स्टेट कैपिटल रीजन, उसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो सीएम उसके अध्यक्ष होंगे। कौन होंगे? सीएम उसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, सीएम अध्यक्ष होंगे। और इसका मुख्यालय कहां पे होगा? लखनऊ में उसका मुख्यालय होगा। लखनऊ में मुख्यालय होगा यूपीएससीआर का। ये पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखें, आईटी को अब उद्योग का दर्जा दे दिया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आईटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। इससे अब आईटी कंपनियां औद्योगिक प्राधिकरणों व आवासीय प्राधिकरणों का भूखंड बैंक से जमीन आवंटन के लिए हकदार हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात याद रखना, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अब जो आईटी सेक्टर है उसको उद्योग का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक उद्योग नीति 2024 इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स परीक्षा के लिए, साथ साथ में मुख्य परीक्षा के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
बायोप्लास्टिक उद्योग नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है। ये नीति आपके परीक्षा में पूछी जाती है। बायोप्लास्टिक की बात करें तो बायोडिग्रेडेबल और कंपोजिटेबल बनाने वाली कंपनियों को कुल पूंजी निवेश का 50% सब्सिडी 7 सालों में दी जाएगी। ठीक है, अगर जो कोई कंपनी है वो बायोप्लास्टिक, ठीक है, बायोप्लास्टिक बनाने वाली कंपनियों को जो लागत होती है उसका 50% सब्सिडी 7 साल के लिए प्रदान की जाएगी। 10 साल में बिजली पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, यानी कि बिजली पर, विद्युत पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा 10 साल के लिए। आगे बात करें, हर उद्योग से कम 2000 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार की मिलने की संभावना है। ठीक है, तो ये याद रखना, जो उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक नीति 2024 है उसके कुछ प्रमुख प्रावधान है। प्रावधानों में ये प्रावधान याद रखना कि सब्सिडी के तौर पे 50% जो है वो 7 साल के लिए दिया जाएगा। कितने सालों के लिए? 7 ईयर के लिए दिया जाएगा। साथ ही साथ 10 साल तक जो बिजली है यानी कि विद्युत पर कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा, टैक्स ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हमने उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक उद्योग नीति के बारे में जान लिया। अगला पॉइंट देखें, गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश का लक्ष्य। गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश का लक्ष्य देख लेते हैं। 1 वर्ष में उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को देश का पहला जीरो पॉवर्टी स्टेट बनाने की घोषणा की है। ठीक है, और इसके लिए जीरो पॉवर्टी स्कीम भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित की गई, जिसके बारे में मैंने बात की थी सितंबर महीने के करंट अफेयर में। ठीक है, इसके तहत हर ग्राम पंचायत स्तर पर अधिकतम 25 निर्धनतम परिवारों को चुना जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ग्राम पंचायत स्तर पर, ठीक है, एक सूची तैयार की जाएगी जिसमें अधिकतम 25 ऐसे घरों को चुना जाएगा जहां के लोग बहुत गरीब हैं, और उनको क्या किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं हैं, ठीक है, उन योजनाओं से हर प्रकार से जोड़ा जाएगा ताकि उनका उत्थान हो सके तेजी से। ठीक है, इस प्रकार की पहल करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। तो याद रखना, जो जीरो पावर्टी, ठीक है, जीरो पावर्टी स्कीम है, जीरो पावर्टी स्कीम, उसको लागू करने वाला यूपी पहला राज्य है, और ऐसा करने वाला यानी कि एक सूची तैयार कर सारी योजनाओं को उनको लाभ देने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है। आगे देखें, मिशन शक्ति के 5वें चरण की शुरुआत। जो मिशन शक्ति है इसके पहले चरण की शुरुआत जो होती है वो बलरामपुर जिले से होती है वर्ष 2020 में। अब इसका 5वां चरण इस बार स्टार्ट किया गया है, देख लेते हैं। 3 अक्टूबर यानी कि नवरात्रि के प्रथम दिवस से, जो शरदीय नवरात्रि होती है, तो शरदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस कब था? 3 अक्टूबर को था, और इसी दिन से जो मिशन शक्ति है उसका 5वां चरण प्रारंभ किया गया। वर्ष 2020 में 17 अक्टूबर को पहला चरण प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है? तो पहला चरण जो था वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बलरामपुर से। कहां से? बलरामपुर जिले से पहला चरण प्रारंभ होता है। वहीं अगर हम देखें तो दूसरा चरण जो था 26 फरवरी 2021 को, तीसरा चरण 21 अगस्त 2021 को वहीं पर, तो चौथा चरण है वो 14 अक्टूबर 2022 को, और इस बार मिशन शक्ति का 5वां चरण प्रारंभ किया गया है, जिसका थीम क्या है? थीम है नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन। ठीक है, तो ये थीम याद रखना आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मिशन शक्ति किस थीम पर जो इस बार संचालित किया जा रहा है मिशन शक्ति का 5वां चरण, उसका मुख्य विषय क्या है? तो नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन इसका मुख्य विषय है। आगे देखें, इको विलेज प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 260 गांव बनेंगे इको विलेज। ठीक है, कितने गांवों को इको विलेज बनाने की घोषणा की गई है? 260 गांवों को इको विलेज बनाने की घोषणा की गई है। इन गांवों में एग्री टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। किसको? एग्री टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको विलेज 260 गांवों को बनाया जाएगा। इन गांवों में केवल प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होगा तथा सौर ऊर्जा से सारे इको विलेज जगमगाएंगे। मतलब यहाँ पे जितने भी संसाधन है उन संसाधनों का प्रयोग, ठीक है, जो प्रकृति से प्राप्त चीजें हैं, केवल उन्हीं चीजों का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। और साथ ही साथ जो बिजली का उत्पादन होगा वो कैसे होगा? सौर ऊर्जा से पूरा गांव जगमगाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इको विलेज को विकसित किया जाएगा। कितने इको विलेज? 260 इको विलेज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विकसित किए जाएंगे। आगे देखें, डिजिटल कुंभ म्यूजियम। डिजिटल कुंभ म्यूजियम, अब इस म्यूजियम के बारे में जान ले। डिजिटल कुंभ म्यूजियम कहां पे बनेगा? तो ये प्रयागराज में बनेगा। ठीक है, प्रयागराज में बनेगा डिजिटल कुंभ म्यूजियम। इसका निर्माण प्रयागराज के नैनी में किया जाएगा। कहां पे? प्रयागराज के नैनी में इसका निर्माण किया जाएगा। महाकुंभ 2025 में डिजिटल कुंभ म्यूजियम के दौरान 21.38 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, कितना करोड़ रुपए? तो 21.38 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। कुंभ को भव्य बनाने के लिए प्रयागराज के अरैल में शिवालय पार्क का निर्माण किया जा रहा है। जो प्रयागराज का अरैल है वहां पर शिवालय पार्क का निर्माण किया जा रहा है। और वो शिवालय पार्क जो है
वो किस थीम पर आधारित है? भारत का मैप बना हुआ है और भारत के मैप में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उन 12 ज्योतिर्लिंगों को उस पार्क में दर्शाया गया है। ठीक है, पार्क का निर्माण किस तरीके से किया जा रहा है, जैसे भारत का मैप होता है तो भारत का मैप उसी आकार में उस पार्क को बनाया गया है और 12 ज्योतिर्लिंगों को वहां पे दर्शाया गया है, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया? शिवालय पार्क रखा गया। ठीक है, चलिए आगे देखें। अयोध्या में बनेगी पहली 3D प्रिंटेड, ठीक है, आर्ट गैलरी। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पहली 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी बनाई जाएगी। सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत अयोध्या शहर को प्रदेश में पहला सौर ऊर्जा मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, सौर ऊर्जा नीति जो थी, सौर ऊर्जा नीति 2022 की कब की थी? एग्जाम में पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति कब लाई गई थी? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2022 में लाई गई थी। और इसी सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का लक्ष्य था कि वाराणसी और अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाए। ठीक है, वाराणसी और अयोध्या 2 जिलों को विकसित करना था। इसमें जो अयोध्या है वो पहली सोलर सिटी बन गई है। ठीक है, कौन सा? अयोध्या उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी। अगर हम भारत की बात करें कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी थी, तो भारत की पहली सोलर सिटी मध्य प्रदेश का सांची था। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो मध्य प्रदेश का सांची है वो भारत की पहली सोलर सिटी है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी कौन सी? अयोध्या। किन 2 सिटियों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? अयोध्या और वाराणसी को। चलिए आगे देखें। मंडलीय ट्रेड शो का आयोजन। ठीक है, तो मंडल स्तर पर जैसे राज्य स्तर पर ट्रेड शो होता था, ठीक है, तो उसी तरह क्या होगा? मंडल स्तर पर ट्रेड शो का आयोजन किया जाएगा। 18 मंडलों में ही ट्रेड शो आयोजित किए जाएंगे। देखिए, इसके तहत पहले चरण में ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, लखनऊ और बरेली के तहत आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कहां पे? बरेली, लखनऊ, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा में मंडलीय ट्रेड शो आयोजित किए जाएंगे। आगरा, वाराणसी, लखनऊ में यूनिटी मॉल भी स्थापित किए जाएंगे। किन 3 जिलों में यूनिटी मॉल स्थापित किए जाएंगे? आगरा, वाराणसी और लखनऊ में यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। चलिए आगे देखें। निर्यात में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन। ठीक है, निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन कैसा है, आइए देख लेते हैं। निर्यात में उत्तर प्रदेश 4 महीनों में 9% की उछाल लगाई। 4 महीने। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अक्टूबर माह की, तो अक्टूबर से पहले 4 महीने जो है वहां पे कितने % की उछाल देखी गई? 9% की उछाल देखी गई। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की ओर से नवीनतम निर्यात रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का निर्यात जो है 9.13% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितना? 9.13% की एक्सपोर्ट में वृद्धि दर्ज की गई है। और इस एक्सपोर्ट के पीछे जो मूल कारण है वो उत्तर प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का निर्यात जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगली खबर हमारी कौन सी है? देश की पहली जीरो पॉवर्टी स्टेट। ठीक, आगे मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं क्या क्या लाभ मिलेगा प्रत्येक गांव को, ग्राम पंचायत को मिशन मोड पे निर्धन परिवारों को भोजन, वस्त्र, अच्छी चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, मकान को जोड़ने का प्रबंध किया जाएगा। ठीक है, मैंने आपको जीरो पॉवर्टी स्टेट के बारे में पहले बता दिया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मिशन शक्ति के 5वें चरण के अंतर्गत जारी किए गए कुछ हेल्पलाइन नंबर है जो मिशन शक्ति के 5वें चरण के अंतर्गत जारी किए गए हैं। इन हेल्पलाइन नंबर को आप देख लीजिए, आपसे मैच द फॉलोइंग में एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1076 है। उसके बाद विमेन पावर लाइन कितना है? 1090 है। विमेन हेल्पलाइन 181। अगर आप पुलिस आपातकालीन सेवा 112, ठीक है, एम्बुलेंस सेवा 108। चाइल्ड लाइन कितना है? 1098 है। ठीक है, अग्निशमन सेवा 101 है। साइबर हेल्पलाइन 1930 है। उसके बाद अगर हम बात करें गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के लिए जो एम्बुलेंस सेवा लाइन है वो कितना है? 102 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये याद रखिएगा, विमेन पावर लाइन कितना है? 1090 है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन कितना है? 1076 है। उसके बाद देखें चाइल्ड लाइन कितना है? 1098 है। साइबर हेल्पलाइन कितना है? 1930 है। और ये आपसे एग्जाम में पूछेगा कैसे, एक तरफ जो हेल्पलाइन नंबर है उनका नाम दे देगा और दूसरे तरफ कौन सा नंबर है, ठीक है, नंबर दे देगा और आपसे पूछेगा सुमेलित करिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 3 सुमेलित रहेगा, 1 सुमेलित नहीं रहेगा। इस दृष्टिकोण से भी इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे देखें, उत्तर प्रदेश में 16 शक्तिपीठ स्थलों पर शक्ति महोत्सव का आयोजन किया गया। नवरात्रि के अवसर पर उत्तर प्रदेश के 16 शक्तिपीठों पर शक्ति महोत्सव का आयोजन किया गया। आइए देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवरात्रि के सप्तमी अष्टमी तिथि को, कौन सी तिथि? सप्तमी और अष्टमी जो तिथि थी उसमें शक्ति महोत्सव को आयोजित कराया गया।
शक्तिपीठ स्थल जहां जहां पे आयोजित किए गए कौन कौन से हैं? मां पाटेश्वरी देवी मंदिर देवीपाटन, ये कहां पे पड़ता है? ये बलरामपुर जिले के तुलसीपुर तहसील के अंतर्गत आता है। ठीक है, कहां पे? बलरामपुर के तुलसीपुर तहसील के अंतर्गत आता है देवीपाटन मंदिर, और ये शक्तिपीठ है। आगे बात करें, शीतला माता मंदिर कहां पे? मैनपुरी में, यहाँ पे शक्ति महोत्सव का आयोजन किया गया। मां वैष्णो देवी मंदिर कहां पे है? फिरोजाबाद में है। काली माता मंदिर झांसी, यहाँ शक्ति महोत्सव का आयोजन किया गया। मां कात्यायनी शक्तिपीठ वृंदावन मथुरा में है। ठीक है, आगे बात करें, मां अलोप देवी शक्तिपीठ, अलोपी देवी शक्तिपीठ कहां पे है? प्रयागराज में। मां विंध्यवासिनी शक्तिपीठ विंध्याचल में। नैमिषारण्य प्रभा स्थली नैमिष धाम सीतापुर में अवस्थित है। गोरखनाथ मंदिर में शक्ति महोत्सव आयोजित किया गया। दुर्गा मंदिर वाराणसी में शक्ति महोत्सव का आयोजन किया गया। वहीं देखें, बड़ी देवकाली मंदिर अयोध्या में शक्ति महोत्सव आयोजित किया गया। खत्री पहाड़ विंध्यवासिनी मंदिर बांदा में है। मां चंद्रिका देवी मंदिर लखनऊ में। कालीबाड़ी मंदिर लखनऊ में अवस्थित है, तथा रामगिरी शक्तिपीठ चित्रकूट में, और शीतला चौकिया, ठीक है, शीतला चौकिया धाम जौनपुर में शक्ति महोत्सव का आयोजन किया गया। तो इतने स्थल हैं जहां पे शक्ति महोत्सव का आयोजन नवरात्रि के दौरान किया गया। ठीक है, और यहां पर कितने जिले शामिल थे? तो टोटल 16 शक्तिपीठों में, ठीक है, टोटल 16 शक्तिपीठों में शक्ति महोत्सव का आयोजन किया गया। चलिए आगे देखें, नवरात्रि पर मिशन शक्ति के तहत 10-10 दिनों के 9 ऑपरेशन चलाए गए। ठीक है, नवरात्रि के अवसर पर क्या किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 10-10 दिनों के लिए 9 ऑपरेशन संचालित किए गए। अब ये ऑपरेशन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों पूछेगा एग्जाम में? कैसे आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन से ऑपरेशन के तहत क्या क्या चीजें संचालित की गई। ठीक है, और ये ऑपरेशन जो है ये 90 दिनों के लिए है। कितने दिनों के लिए? 90 दिनों के लिए है। 9 ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ठीक है, 90 दिनों के लिए 9 ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हर ऑपरेशन कितने दिन संचालित किया जाएगा? 10 दिन संचालित किया जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिखा है 90 दिन 9 ऑपरेशन। ठीक, चलिए देख लेते हैं। पहला ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन गरुड़। अब ऑपरेशन गरुड़ के तहत क्या किया जाएगा? महिलाओं और बालिकाओं से हुए साइबर अपराधों के मामले में कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो महिलाओं और बालिकाओं से हुए जो साइबर अपराध हैं उन मामलों में जो मामले दर्ज किए गए उसके अंतर्गत ऑपरेशन गरुड़ के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं आगे देखें, ऑपरेशन सील्ड। ऑपरेशन सील्ड का संबंध किससे है? तो एसिड व अवैध बिक्री, ठीक है, एसिड की अवैध बिक्री तथा अवैध भंडारण के विरुद्ध संचालित किया जाएगा। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन सील्ड संचालित किया जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन डिस्ट्रॉय किस लिए संचालित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो ऑपरेशन डिस्ट्रॉय है वो अश्लील सीडी वीडियो साहित्य की बिक्री के विरुद्ध संचालित किया जाएगा। ऑपरेशन डिस्ट्रॉय, ठीक है, उनको नष्ट किया जाएगा। आगे देखें, ऑपरेशन बचपन। अब ऑपरेशन बचपन जो है ये बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और बाल विवाह रोकने हेतु संचालित किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे देखें, ऑपरेशन खोज। जो ऑपरेशन खोज है ये गुमशुदा महिलाओं और बालिकाओं की तलाश के लिए किया जाएगा। जो गुमशुदा महिलाएं हैं तथा बालिकाएं हैं उनकी तलाश के लिए ऑपरेशन खोज को संचालित किया जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन दिए हुए हैं ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं। अगला ऑपरेशन देख लेते हैं, ऑपरेशन मजनू। ऑपरेशन मजनू क्या है? जो स्कूल और कॉलेज के बाहर छात्राओं को छेड़ने वालों के विरुद्ध ये संचालित किया जाएगा। ठीक है, जो मंचले होते हैं स्कूल कॉलेज के विरुद्ध खड़े रहते हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन मजनू संचालित किया जाएगा। ऑपरेशन नशा मुक्ति। अब नाम से ही पता चल गया होगा, तो नशे की सामान बेचने वालों तथा सार्वजनिक स्थल पर नशा करने वालों के विरुद्ध यह संचालित किया जाएगा। ऑपरेशन रक्षा किस लिए संचालित किया जाएगा? अवैध स्पा, मसाज पार्लर और मानव तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन रक्षा संचालित किया जाएगा। वहीं ऑपरेशन ईगल जो है ये किससे? तो महिला संबंधी अपराधों में वांछितों की धरपकड़ से संबंधित है। ठीक है, जो महिला अपराध से संबंधित है, ठीक है, जो अपराधी हैं उनके धरपकड़ से संबंधित कौन सा ऑपरेशन संचालित किया जाएगा? ऑपरेशन ईगल को संचालित किया जाएगा। चलिए आगे देखें, यूपी के 9 शहरों में 18 सखी निवास बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 9 शहरों में कितने सखी निवास? 18 सखी निवास खोलने का उद्देश्य है। प्रदेश के 9 प्रमुख शहरों जिनमें गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, बरेली, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में नए सखी निवास संचालित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह संचालित किया जाएगा। जो सखी निवास है वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश का जो महिला एवं बाल विकास विभाग है उसके द्वारा सखी निवासों का निर्माण किया जाएगा। 9 शहरों में 18 सखी निवास बनाए जाएंगे। ठीक है, और होगा क्या? इसका उद्देश्य क्या है?
कामकाजी महिलाओं को उनके कार्य स्थलों से नजदीक रहने के लिए सुरक्षित व्यवस्था प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के द्वारा नए सखी निवास की स्थापना की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सखी निवास ऐसे ही होंगे। चलिए आगे देखें, अक्षय ऊर्जा में उत्तर प्रदेश। अब अक्षय ऊर्जा है उसमें उत्तर प्रदेश की क्या दशा है, क्या दिशा है, उसके बारे में जान लेते हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। ठीक है, देश के शीर्ष 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश सम्मिलित है। वहीं आगे हम बात करें, देश में बायोगैस, ठीक है, बायोमास ऊर्जा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। एग्जाम में अगर जो पूछे कि बायोमास ऊर्जा में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, सेकंड रैंक है। ठीक है, सेकंड रैंक है उत्तर प्रदेश का। वहीं हम बात करें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को किस रूप में विकसित किया जाएगा, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जान लिया बायोमास ऊर्जा में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। चलिए आगे देखें, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। ठीक है, ये अभियान आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है इससे संबंधित जो प्रावधान है। तो देखें, इस अभियान को लागू करने के लिए 10 साल की योजना बनाई गई है। कितने साल की योजना? 10 साल की योजना बनाई गई है। लाखों बेरोजगार युवाओं को इसके लाभ दिलाने के लिए हर जिले में सीएम युवा फेलोस रखे जाएंगे। ठीक है, सीएम युवा फेलो रखे जाएंगे हर जिले में। इसे कामयाब बनाने के लिए मिशन कार्यालय बनाया जाएगा तथा मिशन के संचालन के लिए जिले, राज्य एवं मुख्य सचिव स्तर पर 3 कमेटियां भी बनेंगे। और ये जो नई योजना है, ठीक है, इसके तहत होगा क्या कि युवाओं को 5 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री लोन भी मिलेगा। जो उद्यमी युवा है, जो उद्यम करना चाहते हैं, स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, उनको 5 लाख रुपए तक का जो लोन होता है वो इंटरेस्ट फ्री लोन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा और उद्यमिता विकास को बढ़ावा दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे देखें, हिंदी भाषा संग्रहालय। अब हिंदी भाषा संग्रहालय से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, उनको देख लेते हैं। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहां पे बनेगा? तो वाराणसी में बनेगा। याद रखना, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखें, राज्य हिंदी संस्थान में, कहां पे? राज्य हिंदी संस्थान में देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय बनाया जाएगा। और याद रखना, यहां से पता चलता है कि जो राज्य हिंदी संस्थान है वो कहां पे है? वो वाराणसी में है। ठीक है, कहां पे? वाराणसी में। तो यहीं पर बनाया जाएगा राज्य हिंदी भाषा, ठीक है, संग्रहालय। आगे देखिए, इस संग्रहालय में हिंदी के ख्याति साहित्यकारों के नाम से गैलरी बनी होगी, जिसमें उनकी रचनाओं के साथ साथ उनके जीवन से जुड़ी तस्वीरें, दस्तावेज एवं साहित्य उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो ये जो साहित्य हिंदी भाषा साहित्य संग्रहालय बनाया जाएगा, ठीक, ये वाराणसी में बनाया जाएगा। कहां पर? राज्य हिंदी संस्थान में। और इसमें होगा क्या, जो ख्याति प्राप्त साहित्यकार हैं उनके जीवन से जुड़े जो उनके साहित्य तथा उनके जीवन से जुड़े जो प्रमुख दस्तावेज है वो यहाँ पर उपलब्ध होंगे। आगे देखिए, कॉर्पोरेट एक्सपो मार्ट। अब कॉर्पोरेट एक्सपो मार्ट के बारे में जान ले। इसी के तहत भदोही जिला जो था वो चर्चा में रहा था। कारपेट के लिए भदोही जिला जाना ही जाता है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश के भदोही में 4 दिवसीय इस कॉर्पोरेट एक्सपो का शुभारंभ किया। तो याद रखना, एग्जाम में पूछा जाए, कथन कारण में पूछ सकता है कि कॉर्पोरेट एक्सपो का आयोजन कहां पे किया गया। एक तो डायरेक्ट पूछे कॉर्पोरेट एक्सपो का आयोजन कहां पे, बताइएगा भदोही में किया गया। यदि कथन कारण में आपसे पूछा है, पूछ ले कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन दे दे, कॉर्पोरेट एक्सपो का आयोजन कहां पे किया गया? कॉर्पोरेट एक्सपो का आयोजन मिर्जापुर में किया गया। ठीक। दूसरा कथन कहते हैं इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कथन गलत है। कहां पे किया गया? तो कॉर्पोरेट एक्सपो का जो आयोजन है वो भदोही जिले में किया गया और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो इसका उद्घाटन गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखें। लखनऊ में बनेगी विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर। देखिए, लखनऊ में विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राजधानी में विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है। यहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक के कार्यक्रमों की मेजबानी होगी। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जो थी, ठीक है, सरकार बेसिकली चाहती थी कि उत्तर प्रदेश के 2 शहर वाराणसी और लखनऊ में कन्वेंशन सेंटर, जैसे भारत मंडपम है, यशोभूमि है, जियो वर्ल्ड ट्रेड कन्वेंशन सेंटर है, सेम उसी प्रकार का एक कन्वेंशन सेंटर बनाया जाए। जिससे होगा क्या कि जो महत्वपूर्ण सम्मेलन होते हैं, विश्व स्तरीय सम्मेलन जो हो रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में भी हो, वाराणसी में हो या लखनऊ में हो। तो देखिए, पहला कन्वेंशन सेंटर जो बनाया जाएगा वो कहाँ पे बनाया जाएगा, इसकी सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल गई है। तो सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिलने के बाद लखनऊ में उत्तर प्रदेश का पहला विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त इंटरनेशनल कम
ठीक है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम्स कन्वेंशन का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर विश्व स्तरीय जो आयोजन होते हैं वो किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मखाने की खेती के लिए योजना की शुरुआत की गई है। उत्तर में देखिए, मिथिला का मखाना फेमस है, मिथिला की मखाने को जीआई टैग भी प्रदान किया गया है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में मखाने का उत्पादन किया जाएगा, उसके लिए ठीक है योजना प्रारंभ की गई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मखाने की खेती को बढ़ावा देने के लिए 18 जिलों में योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। यदि आप मखाना उगाना चाहते हैं तो 40,000 रुपए का अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार आपको देगी। ठीक है, प्रति हेक्टेयर। उद्यान विभाग के एकीकृत बागवानी मिशन के नवोन्मेष कार्यक्रम के तहत इस योजना को कार्य किया जा रहा है। ठीक है, कौन से कार्यक्रम? नवोन्मेषी कार्यक्रम। किसके अंतर्गत? एकीकृत बागवानी मिशन जो उद्यान विभाग का है उसी के तहत इस योजना को संचालित किया जाएगा। कितने जिलों में? 18 जिलों में। ठीक है, 18 जिलों में संचालित किया जाएगा। राशि कितनी अनुदान के रूप में दी जाएगी? 40,000 रुपए की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। तो ये पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखें, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत 2 लाख से अधिक नामांकन कराकर उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया। ठीक है, केंद्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना को उद्देश्य कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों में नवाचार एवं रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना है। जो इंस्पायर योजना है उसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो उसका उद्देश्य है कक्षा 6 से 10 तक के जो छात्र हैं उनके अंतर्गत नवोन्मेषी भावना को जागृत करना, उसको बढ़ावा देना। किसके द्वारा संचालित किया जाता है ये योजना? इंस्पायर योजना तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा संचालित है। ये पॉइंट याद रखना कि किसके द्वारा संचालित किया जाता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा संचालित की जाती है। ठीक है, आगे देखें, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कहां पे? लखनऊ, प्रयागराज और हरदोई सर्वाधिक नामांकन करने वाले शीर्ष जिलों में शामिल है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नामांकन कहां पे हुआ? लखनऊ की बात कर लें, ठीक है, लखनऊ पहले स्थान पर रहा, फर्स्ट रहा। वहीं पर अगर हम प्रयागराज की बात कर लें, प्रयागराज सेकंड पर रहा। ठीक है, और हरदोई की बात कर लें तो जो हरदोई था वो कौन से रैंक पर? थर्ड रैंक पर रहा। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, लखनऊ पहले पे, प्रयागराज दूसरे पे, हरदोई तीसरे पे। इंस्पायर योजना किसके द्वारा संचालित की जाती है? जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके अंतर्गत कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए नवोन्मेष को बढ़ावा देना, नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना, इसके लिए इंस्पायर योजना संचालित की जाती है। और इंस्पायर योजना में सबसे ज्यादा नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश पूरे भारत में पहले स्थान पर रहा। अगला देखें, आदि कवि वाल्मीकि जयंती। अब इससे संबंधित, वाल्मीकि जी से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको देख लेते हैं। अयोध्या धाम में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन कहां पे किया जा रहा है? अयोध्या में। पहले इसका नाम क्या था? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट नाम रखने का इसका प्रस्ताव था, लेकिन अंततः इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे देखें, चित्रकूट के लालपुर में, ठीक है, लालापुर में, चित्रकूट के लालापुर में महर्षि वाल्मीकि की साधना स्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र का प्रस्ताव है। बिठूर में महर्षि वाल्मीकि आश्रम का जीर्णोद्धार एवं संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखें, महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि यानी कि प्रथम कवि की संज्ञा दी जाती है। इन्होंने कालजयी महाकाव्य रामायण द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के आदर्शों को गुणगान किया था। जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आदर्शों का गुणगान है रामायण के माध्यम से इन्होंने ही किया था। आगे देखें, लखनऊ में होगा देश का पहला AICT। देश का पहला AICT कहां पे होगा? लखनऊ में होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को देश व राज्य के पहले AICT के रूप में विकसित करने की योजना है। ठीक है, तो AICT के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? AICT इन लखनऊ। और इसके लिए 40 एकड़ भूमि जो है वो एयरपोर्ट के पास में प्रदत्त की जा चुकी है। आगे देखें, उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की मदद से शुरू होगी मछली पालन योजना। यूपी एग्रीज योजना के बारे में मैंने आपको बताया था कि विश्व बैंक की सहायता से, और विश्व बैंक की सहायता से ही मछली पालन योजना भी संचालित की जाएगी उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखना। देखते हैं, करीब 20,000 युवाओं को रोजगार मुहैया कराने और उत्तर प्रदेश में विश्व स्तरीय तथा एकीकृत जलीय कृषि, यहाँ पे जलीय कृषि होगा, जलीय कृषि पार्क विकसित करने के लिए इस एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट को, ठीक है, एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट में कौन सहयोग कर रहा है? विश्व बैंक सहयोग कर रहा है, जिससे 20,000 युवाओं को नौकरी मुहैया होगी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, 12,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के लिए संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी एक्वा ब्रिज के साथ करार किया गया है। ठीक है, किसके साथ?
एक्वाब्रिज एक कंपनी है संयुक्त अरब अमीरात की, उसके साथ में करार किया गया है। और याद रखना कौन कौन सहयोग कर रहा है, तो संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी है एक्वाब्रिज वो, तथा विश्व बैंक इसमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार की। ठीक है, चलिए आगे देखें। कौमी एकता का प्रतीक देवा मेला। अब जो कौमी एकता का प्रतीक है देवा मेला, इसका आयोजन कहां पे किया जाता है? बाराबंकी में इसका आयोजन किया जाता है। देख लेते हैं, इस मेले का आयोजन बाराबंकी में किया जाता है। इसे हाजी वारिस अली शाह के पिता कुर्बान अली की याद में आयोजित किया जाता है। किसकी याद में? जो हाजी वारिस अली शाह थे उनके पिता है कुर्बान अली शाह, उनके याद में इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को हमने देख लिया, आगे देखते हैं। सिल्क एक्सपो। सिल्क एक्सपो का आयोजन कहां पे किया गया? महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। जो सिल्क एक्सपो है इसका आयोजन 22 से 28 अक्टूबर 2024 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित किया गया। कहां पे आयोजित किया गया सिल्क एक्सपो 2024? तो सिल्क एक्सपो 2024 का आयोजन लखनऊ में किया गया। ठीक है, इस एक्सपो के दौरान 16 कृषकों, उद्यमियों, संस्थाओं, फैशन डिजाइनरों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न सम्मान से, किससे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। एग्जाम में पूछेगा क्या कि सिल्क एक्सपो 2024 के दौरान कितने, ठीक है, कितने उद्यमियों, फैशन डिजाइनरों एवं संस्थाओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? 16 लोगों को सम्मानित किया गया। आगे देखिए, इसी दौरान एक पत्रिका है रेशम मित्र। ठीक है, तो रेशम मित्र पत्रिका का भी जो प्रकाशन है, विमोचन है, वो किया गया। ठीक, विमोचन कहां पे किया गया? सिल्क एक्सपो 2024 के दौरान। पूछ ले एग्जाम में कि सिल्क एक्सपो कहां आयोजित किया गया? लखनऊ में आयोजित किया गया। इस दौरान कितने लोगों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न पुरस्कार दिया गया? 16 लोगों को दिया गया। तीसरा पूछ ले कि सिल्क एक्सपो के दौरान निम्नलिखित में से किस पत्रिका का विमोचन किया गया? रेशम मित्र पत्रिका का विमोचन किया गया। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, अमेरिका को हथियार बेचने वाला पहला राज्य होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, देखिए अमेरिका से हथियार आते हैं, अमेरिका दुनिया को हथियार सेल करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक हथियार है वेबले। ठीक है, वो उत्तर प्रदेश अमेरिका को बेचेगा। तो यहां पे देख लेते हैं, भारत में वेबले के सयाल मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। बात करें दिग्गज शस्त्र कंपनी वेबले अपने एंटीक रिवाल्वर वेबले 455 के निर्माण के लिए मतलब वेबले 455 का निर्माण जो है वो कहां पे करेगी? उत्तर प्रदेश में करेगी। अमेरिका ने उत्तर प्रदेश में बनने वाली इस रिवाल्वर के लिए 10,000 पीस बल्क ऑर्डर भी दे दिया है। ठीक है, तो 10,000 वेबले 455 का निर्यात कौन सा राज्य अमेरिका को करेगा? तो उत्तर प्रदेश वेबले 455 का निर्यात अमेरिका को करेगा, और इसके लिए 10,000 पीस का ऑर्डर भी मिल चुका है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, चलिए आगे देखें, लखनऊ में कृषि भारत 2024 का आयोजन। ठीक है, तो यहां पे बात करें 14 से 18 नवंबर, ठीक है, 14 से 18 नवंबर तक कृषि भारत 2024 का आयोजन लखनऊ में किया गया। कहां पे किया गया? लखनऊ में किया गया। इससे संबंधित जो तथ्य है वो जान लेते हैं। इस आयोजन के लिए पार्टनर कंट्री के रूप में किसे? नीदरलैंड को सम्मिलित किया गया। याद रखना, एग्जाम में पूछे आपसे, कृषि भारत 2024 में भारत का पार्टनर कंट्री कौन सा था? तो भारत का पार्टनर कंट्री कौन था? नीदरलैंड था। और इसका आयोजन कहां पे किया गया था? इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था। देखें आगे, इस कार्यक्रम के आयोजन कृषि, खाद्य एवं पशुधन क्षेत्रों में हो रहे नवीन नवाचार को उन्नत तकनीकी से अन्नदाता किसानों को जोड़ने के लिए एक साझा मंच प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका थीम क्या था? कृषि भारत 2024 का थीम क्या था? हार्वेस्टिंग इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, क्या था? हार्वेस्टिंग इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तर्ज पर, ठीक है, इसी विषय पर कृषि भारत 2024 का आयोजन किया गया था, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहां पर आयोजित किया गया था? लखनऊ में। और पार्टनर कंट्री कौन सा था? नीदरलैंड पार्टनर कंट्री था। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखें, उत्तर प्रदेश समेत 6 जिलों में खुलेंगे स्पेशल एजुकेशन जोन। उत्तर प्रदेश को भविष्य के लिए, ठीक है, भविष्य की जरूरत के अनुसार मॉडर्न एडवांस एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में योगी सरकार द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है। स्पेशल एजुकेशन जोन कहां कहां खोले जाएंगे? लखनऊ में, अयोध्या में, गोरखपुर में, आगरा में, नोएडा में और बुंदेलखंड में विकसित किए जाएंगे। कहां कहां विकसित किए जाएंगे ये आप जाने रहिए। जो 6 स्पेशल जोन खोले जाएंगे, एजुकेशन जोन, एजुकेशन हब के रूप में, मॉडर्न एजुकेशन हब के रूप में किसे किसे विकसित किया जाएगा? लखनऊ को, अयोध्या, गोरखपुर, आगरा, नोएडा और बुंदेलखंड को विकसित किया जाएगा। आगे देखें, उत्तर प्रदेश का पहला
शिक्षा जोन कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश का पहला शिक्षा जोन जो है वो लखनऊ में विकसित किया जा रहा है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का पहला शिक्षा जोन के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? लखनऊ को विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात कर लिया। ठीक है, प्रमुख जो हमारे पॉइंट्स थे उन पे डिस्कस कर लिया। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, इन क्वेश्चनों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय, देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहां पे बनाया जाएगा? प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी या मैसूर में। अगला प्रश्न है, कृषि उन्नति योजना 2024-25 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितनी योजनाओं को एकीकृत किया गया है? कितनी योजनाओं को एकीकृत किया गया है? पहला कथन कह रहा है 5 योजनाओं को, दूसरा कह रहा है 10 योजनाओं को, तीसरा कह रहा है 12 योजनाओं को और चौथा कह रहा है 20 योजनाओं को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वानिकी नववर्ष 2024 की शुरुआत कब की गई? वानिकी नववर्ष 2024 की शुरुआत कब की गई आपको बताना है। पहला कथन है 1 जुलाई 2024, दूसरा कथन कह रहा है 1 मार्च 2024, तीसरा कह रहा है 1 सितंबर 2024 और चौथा कह रहा है 1 अक्टूबर 2024। ठीक है, और हमारा लास्ट प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में कितने शक्तिपीठ स्थलों पर नवरात्रि के अवसर पर शक्ति महोत्सव मनाया गया? कितने शक्तिपीठ स्थलों पर मनाया गया है? ठीक है, बताइए आप कितने स्थलों पर? यहां पे 12 शक्ति स्थलों पर, 14, 18 या 16, कितने शक्तिपीठ स्थलों पर मनाया गया है? बताइए आंसर। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? और एक क्वेश्चन आपसे मैं ओरली पूछता हूं जिसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। बताइए, उत्तर प्रदेश में जो कल्प वृक्ष म्यूजियम है वो कहां पे स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर आप दीजिए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो मंदिर संग्रहालय है, मंदिर संग्रहालय, उसका निर्माण कहां पे किया जाएगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है भारत का पहला सोलर सिटी कौन सा था? ठीक है, भारत का पहला सोलर सिटी कौन सा था? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उम्मीद करता हूं वीडियो जब आप पूरा देखेंगे और यहाँ पर आकर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आपको जरूर देना है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा बताइएगा, कोई फीडबैक होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।